नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह सचिव नागरिक सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए मॉक ड्रिल पर राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। कहा, नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य, दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। कनाडा में भारतीय नेताओं के चित्रों के अपमान पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। कनाडा से चरमपंथियों पर कार्रवाई करने को कहा। महिला तीरंदाज शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए। बैठक में अगले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई निदेशक की नियुक्ति पर विचार विमर्श हुआ। निवर्तमान सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल इस महीने की 25 तारीख को समाप्त हो रहा है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति 3 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार करती है। प्रधानमंत्री इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सुरक्षा तैयारियों के मूल्यांकन के लिए कल मॉक ड्रिल कराने को कहा है। देश के 244 वर्गीकृत जिलों में ग्राम स्तर तक ये सुरक्षा अभ्यास कराने का फैसला किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आज राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न नागरिक सुरक्षा उपायों की संचालनगत प्रभावकारिता और समन्वय क्षमता का आकलन और परीक्षण करना है। इस अभ्यास का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा तंत्र की तत्परता का आकलन करना और उसे बढ़ाना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य एयर रेड वार्निंग सिस्टम की प्रभावशीलता का आकलन करना, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन या रेडियो संचार लिंक का संचालन करना, साथ ही नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का परीक्षण करना है। इस अभ्यास में किसी भी शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है। क्रैश ब्लैकआउट उपायों के प्रावधान के अलावा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के छलावरण और निकासी योजना के पूर्वाभ्यास का प्रावधान भी मॉक ड्रिल में शामिल है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। श्री पुतिन ने निर्दोष लोगों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ अभियान में भारत को पूरा समर्थन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। एक रिपोर्ट। श्री पुतिन ने कहा कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने विजय दिवस की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रपति पुतिन को शुभकामनाएं दी और उन्हें इस वर्ष के अंत में भारत में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgam on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. श्री गुतेरेस ने सुरक्षा परिषद में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर बैठक से पहले न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पत्रकारों से ये बात कही। उन्होंने दोनों देशों के बीच तनाव कम करने, राजनयिक संबंध और शांति बहाल करने के किसी प्रयास में संयुक्त राष्ट्र के समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया। भारत सरकार ने टोरंटो में हुई परेड को लेकर नई दिल्ली में कनाडा उच्चायोग से कड़ी आपत्ति व्यक्त की है।
इस परेड में भारतीय नेतृत्व और कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों के खिलाफ अनुचित और धमकी की भाषा इस्तेमाल की गई थी। भारत ने कनाडा से घृणा फैलाने वाले और अलगाववादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। रविवार को टोरंटो में निकाली गई रैली में भारत की कई प्रमुख हस्तियों को अपमानजनक तरीके से दर्शाया गया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इटली के मिलान में एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक से अलग इटली के वित्त मंत्री जियानकार्लो जॉर्जेटी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने और परस्पर हित के मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा पिछले वर्ष नवंबर में घोषित संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना लागू करने पर विचार विमर्श हुआ। दोनों वित्त मंत्रियों ने बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार और उन्हें विकासशील देशों की जरूरतों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने पर भी बातचीत की। वित्त मंत्री सीतारामन ने जापान के वित्त मंत्री से भी मुलाकात की और वैश्विक साझेदारी मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि भारत जापान साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में 296 करोड़ रुपए से अधिक की परिसंपत्तियां जब्त की हैं। इस घोटाले में कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड और इसके मुख्य प्रबंध निदेशक संजय कुमार सुरेका शामिल हैं। इन परिसंपत्तियों में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड स्थित भूखंड भी शामिल हैं। आरोप है कि प्रबंध निदेशक सुरेका ने फर्जी कंपनियों के जरिए लगभग 6,210 करोड़ रुपए के बैंक ऋण का घोटाला किया। सुरेका को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट घोटाले में WTC फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की 2,348 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति जब्त की हैं। इन परिसंपत्तियों में दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गोवा स्थित भूखंड भी शामिल हैं। आरोप है कि ग्रुप के प्रमुख आशीष भल्ला ने 12,000 निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की और सुरक्षित रिटर्न का वायदा कर उनकी धनराशि विदेशों में अपने परिजनों के स्वामित्व वाली कंपनियों में अंतरित कर दी। भल्ला को 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय सेना ने कल रात नियंत्रण रेखा के निकट पाकिस्तान की अकारण गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने कल जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर में नियंत्रण रेखा के निकट बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना में 6,100 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। कल शाम हैदराबाद के अंबरपेट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने तेलंगाना में मजबूत सड़क नेटवर्क स्थापित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 महीने में हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे को 6 लेन का बनाने तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा नदी पर ग्लास ब्रिज बनाने की घोषणा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत में निर्मित AI ओपन स्टैक की उपयोगिता रेखांकित करते हुए कहा कि ये भारतीय शोधार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नवाचार, डीप प्रौद्योगिकी स्टार्टअप और मजबूत आधारभूत ढांचे की साझेदारी से विज्ञान संचालित विकास पर बल दिया। संस्कृति मंत्रालय ने हांगकांग के सोथबी ऑक्शन हाउस से पवित्र पिपरहवा अवशेषों की नीलामी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। 1898 में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा स्तूप से निकले इन अवशेषों का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। मंत्रालय ने सोथबी को कानूनी नोटिस जारी किया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिटेन के संस्कृति मंत्री के साथ ये मुद्दा उठाया है तथा नीलामी तुरंत रोकने और ऐतिहासिक अवशेष लौटाने की व्यवस्था करने को कहा है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि स्वेच्छा से देश छोड़ने वाले अवैध अप्रवासियों को सरकार $1,000 देगी और उनके यात्रा व्यय का भी भुगतान करेगी। सामूहिक निर्वासन को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की जा रही है। मिशिगन में एक सभा में श्री ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों के निर्वासन से संबंधित नीतियों का प्रमुखता से उल्लेख किया। श्रीलंका में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान स्थानीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे तक चलेगा।
इसके बाद वोटों की गिनती होगी। ये चुनाव श्रीलंका के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है, क्योंकि सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पावर गठबंधन जनता से किए गए वायदे पूरे करने के लिए स्थानीय निकायों पर नियंत्रण चाहता है, जबकि विपक्ष अपना खोया राजनीतिक आधार पाने के प्रयासों में लगा है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, गुजरात, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और रायलसीमा में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों यनम, केरल और माहे में भी कल तक ऐसी स्थिति बनी रहने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह तेज हवाएं चलने और मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल। तीरंदाजी विश्व कप 2025 आज से चीन के शंघाई में शुरू हो रहा है। ज्योति सुरेखा वेन्नम और दीपिका कुमारी प्रतियोगिता में भारत की ओर से चुनौती पेश करेंगी। इस महीने की 11 तारीख तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 8 पुरुष और 8 महिला तीरंदाजों का भारतीय दल कंपाउंड और रिकर्व स्पर्धाओं में भाग लेगा। साथ ही चीन में आज से शुरू हो रहे ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत और रक्षिता श्री संतोष रामराज भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। कल पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी का मुकाबला ताइवान के शिया हाउली से और महिला सिंगल्स में आकर्षि कश्यप का ताइवान की यीतिंग युंग से होगा। उभरती हुई भारतीय खिलाड़ी उन्नति हुडा और अनमोल खर्ब अपने अभियान की शुरुआत करेंगी, जबकि महिला डबल्स में रश्मि गणेश और सानिया सिकंदर अपनी दावेदारी पेश करेंगी। इधर आईपीएल क्रिकेट में कल रात हैदराबाद में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला ब्रेक में तेज बारिश शुरू हो जाने के कारण बाधित रहा। दोनों टीमों को एक एक अंक मिले। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 133 रन बनाए। दूसरी पारी खेले जाने से पहले ही तेज बारिश शुरू हो गई। प्रतियोगिता में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा बिहार में खेलो इंडिया युवा खेलों में कर्नाटक 4 स्वर्ण और 5 रजत पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। दिल्ली 2 स्वर्ण सहित 6 पदक के साथ दूसरे, जबकि राजस्थान 2 स्वर्ण सहित 3 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज हॉकी, टेबल टेनिस, साइकिलिंग और रग्बी जैसे खेल आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद विशाल। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार का सभी राज्यों को मॉक ड्रिल का आदेश आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, जंग की मॉक ड्रिल कल, बजेंगे सायरन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के लगातार कड़े होते रुख को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की वाटर स्ट्राइक, चिनाब नदी सूखी। वहीं वीर अर्जुन का कहना है कि इतिहास में पहली बार चिनाब को किया जा रहा है पैदल पार। दहशतगर्दी के खिलाफ भारत को लगातार बढ़ते वैश्विक समर्थन पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है, आतंकवाद के खिलाफ जंग में मिला रूस का साथ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से की फोन पर बात। अमर उजाला ने अंडर वाटर नेवल माइन का सफल परीक्षण को सुर्खी बनाया है। आधुनिक स्टील्थ जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ नौसेना की क्षमता बढ़ाने वाली मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का डीआरडीओ ने किया परीक्षण। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर दी है, हरियाणा के अग्निवीरों को अब सरकारी नौकरियों में मिलेगा 20% आरक्षण। पारदर्शिता की दिशा में सर्वोच्च न्यायालय के बड़े कदम को दैनिक जागरण ने सुर्खी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति और नियुक्ति की जानकारी सार्वजनिक की। सुप्रीम कोर्ट के 21 जजों की संपत्ति वेबसाइट पर की गई अपलोड। धन्यवाद नवीन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए समिति की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह सचिव नागरिक सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए मॉक ड्रिल पर राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। कहा, नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य, दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। कनाडा में भारतीय नेताओं के चित्रों के अपमान पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।